हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका लेसन 8 है, विच इज कॉमन बिजनेस टर्म्स, कॉमन बिजनेस टर्मोलॉजीज। ठीक है। सबसे पहले हम इस लेसन 8 को ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्मोलॉजीज दे रखी है, बहुत सारे वर्ड्स के मतलब बता रखे हैं। और अगर आपको उन सारे वर्ड्स के मतलब पता होंगे तो आपके लिए बाकी सब चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसी चैप्टर की टर्मोलॉजीज देख रहे हैं। देखिए, सबसे स्टार्टिंग में इन लोगों ने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ पैराग्राफ। द टॉपिक ऑफ बिजनेस टर्मोलॉजी इज द मेन व्हीकल बाय विच फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड अदर हायर यूनिट्स ऑफ नॉलेज आर रिप्रेजेंटेड एंड कन्वेड। तो कुल मिला के जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली देखिए, आप तो सीएस बनने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी लीगल टर्मोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। आप कुछ भी ड्राफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, या किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको बिल्कुल वेग, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। आपकी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि हाँ, बंदा पढ़ा लिखा है, बंदा एक्चुअल में सीएस है। राइट। तो साउंड टर्मोलॉजी वर्क इज मेंट फॉर रिड्यूसिंग एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब कि किसी भी तरह की कोई गलत फहमी ना हो। अगर आप एग्जैक्ट चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जैक्ट टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे, सही चीज़ को बताने के लिए सही वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और क्लैरिटी बढ़ जाएगी एंड इंक्रीजिंग क्लैरिटी। टर्मोलॉजी कैन दस बी अ सेफ्टी फैक्टर, अ क्वालिटी फैक्टर एंड अ प्रोडक्टिविटी फैक्टर इन इट्स ओन राइट। In other words, the quality of specialist communication depends to a large extent on the quality of terminology employed. तो जी, हम जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सामने वाले को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, हमें अपनी बात कहने के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। और अगर आप सीएस बनने जा रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि आपसे तो उम्मीद की जाएगी कि यार बिल्कुल लेमन या बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज यूज़ ना करें आप बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा लीगल टच होना चाहिए, स्पेसिफिक टर्मोलॉजीज होनी चाहिए। राइट। मोर ओवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी ऑल द टाइम। तो हर समय आप अपने साथ डिक्शनरी कैरी नहीं कर सकते। कुछ टर्म्स तो आपको याद होनी ही चाहिए। Thus, voluntarily or involuntarily, we memorize the words of daily use, जो डे टू डे बिजनेस के अंदर हम यूज़ करने जा रहे हैं, हमारे काम से रिलेटेड वर्ड्स। मेकिंग these terms a part of our daily conversation can surely help us to insist these terms in the memory. तो बड़ी सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है कि अगर इन टर्म्स को हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन का पार्ट बना लेते हैं, डे टू डे कम्युनिकेशन का पार्ट बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हमें याद रहेगी, हमें इनका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। हेंस वी नीड अ ग्रोसरी ऑफ business terms providing us with definitions of the common words used in all the aspects of the business. This business grocery serves as a ready guide for business proprietors, managers, students and general readers. चलिए जी, कुल मिलाकर ये आपको कुछ टर्म्स दे रखी है। सबसे पहले तो इन्होंने 10 बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स या वर्ड्स इन इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, जैसे कि मैनेजमेंट। आई होप आप सारे मैनेजमेंट का मतलब जानते हैं। दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस, मैनेजमेंट का मतलब द पर्सन्स हु आर मैनेजिंग द बिजनेस। they may be the owner of the business, they may not be the owner of the business. right. तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ओनर बिजनेस को मैनेज नहीं करते, ओनर मैनेजमेंट को हायर करते हैं, मैनेजर्स को हायर करते हैं, और मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं। ठीक। जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा कि एक्चुअल में ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, दोज हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, लेकिन मैनेज कौन करता है कंपनी को, डायरेक्टर्स। राइट। बिजनेस, द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स। एक्चुअल में अगर हम बिजनेस को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि एक्टिविटी फॉर मेकिंग या जनरेटिंग
प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जा रही है। तो इन्होंने भी यही बात कही कि आप सामने वाले को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या सामने वाले को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है। कहता है इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल, मतलब मॉनेटरी टर्म्स, कमर्शियल टर्म्स एंड इंडस्ट्रियल टर्म्स। मार्केटिंग, मार्केटिंग तो आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज मार्केटिंग। द कमर्शियल प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर एक्सपेंसेस आर टेकन आउट। तो जी अगर मैंने काम में 10 रुपये लगाए हैं और मुझे वापस 12 रुपये मिले हैं, तो भैया 10 रुपये मेरा एक्सपेंस था वो हटा दो तो क्या बचा, 2 रुपये मुझे बचे, दैट इज़ माई प्रॉफिट। टेली कम्यूटिंग, टेली कम्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, जनरली जब आज के टाइम में तो चल रहा है ना वर्क एट होम, दैट इज़ टेली कम्यूटिंग। इन्वॉल्व्स वर्किंग एट होम यूजुअली ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है जी। डाउन साइजिंग, अगर हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लांट को, अपने बिजनेस को रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यार आई एम डाउन साइजिंग माई बिजनेस। तो अ प्लैंड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड इन अ फर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द बिजनेस मोर एफिशिएंट। तो जितना भी हमें लगता है कि यार ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाया जाए, लेकिन इन अ प्लैंड वे उनको हटाया जाए, वर्कर्स कम किए जाए, कॉस्ट कम होगी तो बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार बिज़नेस में होच-पोच हो गया, जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोग अपॉइंट कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में एफिशिएंसी कम हो गई है बिज़नेस की। तो कुछ लोगों को हटाएँगे तो बिज़नेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मान के चलिए रिसेप्शन पे 3 लोगों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 रिसेप्शनिस्ट रख ली रिसेप्शन पे। तो काम पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय वो आपस में गॉसिप्स में ज़्यादा ध्यान देगी। तो उस केस में मुझे लगेगा यार इनमें से अगर किसी एक को हटा दिया जाए, तो बाकी 2 कम गॉसिप्स करेगी और काम पर ज़्यादा ध्यान देगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी बिज़नेस की, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ को कम किया जाता है। आउटसोर्सिंग, कोई काम मुझे खुद ना करना हो, जैसे मेरा काम क्या है ऑनलाइन वीडियोज़ प्रोवाइड करना। अब मान के चलिए मैं वेबसाइट मेंटेन करता हूँ, ऐप मेंटेन करता हूँ, और वो जो मेंटेनेंस का काम है वो आउटसोर्स कर देता हूँ, मतलब किसी एक्सटर्नल प्रोफेशनल को दे देता हूँ, जो मेरे बिहाफ पर मेरी वेबसाइट मेंटेन करेगा, मेरे ऐप मेंटेन करेगा, स्टूडेंट्स को प्रमोट करेगा, राइट? तो बेसिकली जब जो काम मेरा प्राइमरी वर्क नहीं है, मेरा प्राइमरी वर्क क्या है, टीच करना। अगर मेरा प्राइमरी वर्क नहीं है तो मैं सोचता हूँ यार इसके ऊपर मैं क्यों टाइम दूँ, क्यों ना मैं किसी एक्सपर्ट को ये काम दे दूँ, वो कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करके देगा और ज़्यादा आउटपुट आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेलेक्टेड फंक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन डू द वर्क मोर कॉस्ट इफ एफिशिएंट। ठीक, सिंपल सा एग्जांपल, अब मान के चलिए वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए मैं एक एम्प्लॉय को हायर करूं जो कि 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी लेगा। क्या करेगा, सिर्फ वेबसाइट मेंटेन करेगा, मेरी ऐप मेंटेन करेगा, और यही काम मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ प्रोफेशनल को जो और भी लोगों का काम करता है। तो वो वो इस फील्ड में प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, वो काम जल्दी करेगा, ज़्यादा एफिशिएंट वे में करेगा, और लेट्स से वो मुझसे चार्ज करेगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो एम्प्लॉई को बिठाने के लिए जगह चाहिए। अगर एम्प्लॉई ऑफिस में बैठा है तो और भी खर्चे होते हैं एम्प्लॉई के ऊपर, सिर्फ 30,000 जो उसकी सैलरी है सिर्फ वो नहीं, बल्कि और भी खर्चे होते हैं। तो इससे अच्छा मैं सोचता हूँ यार छोड़ो ना, बाहर दे देते हैं काम को, कम पैसों में काम होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब भी आप वर्ड सुनो R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जी बिजनेस है या गवर्नमेंट है, सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कंटिन्यूसली करते ही रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपने देखा होगा हर दूसरे दिन मोबाइल के नए मॉडल्स आ रहे हैं, हर दूसरे दिन टीवी के नए मॉडल्स आ रहे हैं, एसी के न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। क्या करते रहते हैं वो, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी तेज़ी से वो लोग एडिशन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट में, उतनी तेज़ी से
उनका प्रोडक्ट बिकेगा और कंज्यूमर को रिटेन कर पाएंगे। आज की डेट में कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट से बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, उसे नया प्रोडक्ट चाहिए विद सम न्यू फीचर्स, राइट। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो ऐसी है जो सिर्फ टिकी ही R&D पे हुई है, अगर वो न्यू फीचर्स लाना छोड़ देगी तो मार्केट से बाहर हो जाएगी, जैसे कि नोकिया, जैसे कि ब्लैकबेरी, राइट। हेडक्वार्टर्स, द ऑफिस दैट सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ एन एंटरप्राइज। तो हेडक्वार्टर्स आपको पता है, मार्केट का मतलब आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बोट एंड सोल्ड। आ जाइए, उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, और जो ये वर्ड्स दे रखे हैं वो बेसिकली सीक्वेंस में दे रखे हैं। पहले ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले वर्ड्स, फिर सी वाले वर्ड्स। तो अल्फ़ाबेटिक वाइज दे रखे हैं सारे वर्ड्स। सबसे पहले दे रखा है एक्सेप्टेंस, और नीचे दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जी एक्सेप्टेंस का मतलब तो आप सबको पता है, बड़ा कॉमन वर्ड है एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड है, जहाँ पर आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा, लिख के बताने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको ये वर्ड इसी सेंस में याद रखना है जिस सेंस में आपकी बुक में दिया हुआ है। तो जी एक्सेप्टेंस, और स्पेसिफिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आई थिंक आपको सबको पता है, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है हमारे पास। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आई थिंक सबको पता है आपको, ठीक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एक। तो जी उसके अंदर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, एसेंट गिवन बाय अ पार्टी टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज साइंड अक्रॉस द फेस ऑफ इट। एक्सेप्टेंस में बी डन ऑनलाइन बाय क्लिकिंग ऑन द एक्सेप्ट बटन। तो आपने ऑनलाइन कहीं भी अकाउंट बनाया होगा तो नीचे लिखा आता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके आगे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे चेक आपको क्लिक करना होता है, राइट। तो उसे भी एक्सेप्टेंस कहते हैं। या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, जब मैं बिल सामने वाले के पास लेकर जा रहा हूँ ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर, और सामने वाला उस बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस लिख लेता है और साइन कर देता है, तो इसका मतलब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और वो पैसे दे देगा। तो दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट आपको पता है, किसी भी चीज़ को एक्नॉलेज करना। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, मेरे घर पे कोई पोस्ट आया या अमेज़न से मैंने कोई सामान मंगाया और डिलीवरी बॉय मेरे घर में डिलीवर करने के लिए आया, तो साथ में वो एक रिसिप्ट बुक भी लेके आता है, तो कहता है जिस पे साइन कर दो, मतलब एक्नॉलेज कर दो कि आपने रिसीव कर लिया है, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने रिसीव कर लिया है। तो इन जनरल एक्नॉलेजमेंट बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे सिनेरियोज में, बहुत सारे सेंस में यूज़ किया जा सकता है। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, द सिग्नेचर ऑफ अ क्लर्क और अटर्नी सर्टिफाइंग दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय हिज और हर फ्री एक्ट एंड फॉर द पर्पसेस सेट फोर्थ देयर इन। चलिए मैं आपकी बुक में जो दे रखा है उसको कोरिलेट करता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े कंपनी लॉ में, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं लीगल एप्टीट्यूड में कंपनी लॉ, ठीक। हमने पढ़ा जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जो लोग कंपनी को बनाने में इन्वॉल्व है, ठीक है। और हमने साथ में पढ़ा जी एक विटनेस भी साइन करेगा। विटनेस क्या साइन करेगा कि जितने भी लोगों ने MOA साइन किया है वो मेरे सामने साइन किया है, पढ़कर सोचकर समझकर साइन किया है। तो वो जो विटनेस है वो क्या कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। किस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, कि भैया सब्सक्राइबर्स ने MOA की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी है, समझी है और मेरे सामने साइन किया MOA को। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडीशंस पढ़ी है, समझी है और मेरे सामने साइन किया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, राइट। तो वहाँ पर विटनेस एक्नॉलेज कर रहा है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट, ठीक। तो कोई भी क्लर्क है, कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी विटनेस है, सर्टिफाइंग दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय हिज और हर फ्री एक्ट, तो अपनी मर्जी से साइन किया है, एंड फॉर द पर्पसेस सेट फोर्थ देयरइन, और पढ़कर सोचकर समझकर साइन किया है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। हाँ जी, एक्विजिशन कॉस्ट। अब जी एक्विजिशन कॉस्ट को बहुत सारे वे में यूज किया जाता है इस टर्म को।
ठीक। अगर आप कोई चीज़ एक्वायर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट एक्वायर कर रहे हैं, कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, तो भी आप उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कह सकते हैं। आपकी बुक में कैसे दिया हुआ है एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब, कहता है एक्विजिशन कॉस्ट आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग अ न्यू कस्टमर। अब जी मान के चलिए मेरे पास एट प्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझे कोई कहता है यार 10,000 का प्रमोशन कर और तेरे पास 10 न्यू स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो 10,000 मुझे एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना है, जिससे मुझे 10 न्यू कस्टमर्स मिलेंगे, 10 न्यू स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 1,000 रुपीज़ हो गई, राइट। 10,000 में 10 मतलब पर कस्टमर पर स्टूडेंट एक्विजिशन कॉस्ट इज़ 1,000 रुपीज़। तो एक्विजिशन कॉस्ट बड़ी रेलिवेंट होती है ये देखते हुए कि यार एक्चुअल में जो हम खर्चा करने जा रहे हैं उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट सब्सटेंशियल है या नहीं है। मान के चलिए मैं स्टूडेंट से फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ 900 और एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है मेरी 1000, तो क्या मुझे प्रमोशन करनी चाहिए? द आंसर इज़ नो। स्टूडेंट इंक्रीज़ होने की वजह से मुझे मिलेंगे कितने? 10 स्टूडेंट से 900 पर स्टूडेंट मतलब 9000। खर्चा कितना हो रहा है? 10,000, तो नुकसान होगा मुझे। तो इसलिए एक्विजिशन कॉस्ट हमें लेकर चलनी चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब भगवान ने किया है जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। मतलब एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन इज एक्ट ऑफ गॉड। भूकंप आ गया एक्ट ऑफ गॉड, वोल्केनो आ गया एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी आ गई एक्ट ऑफ गॉड, जिसमें ह्यूमन की कोई इंटरवेंशन नहीं है। कोरोना इज एक्चुअली एक्ट ऑफ गॉड। द टर्म यूजुअली यूज्ड इन इंश्योरेंस, एक्ट ऑफ गॉड कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इंश्योरेंस के वक्त पे, टू डिनोट रिस्क एंड डेंजर्स अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब जो नेचुरल है, बाय नेचर जो रिस्क आ सकता है, जो बाय नेचर डैमेज हो सकता है, जैसे भूकंप आ गया तो हम कहेंगे कि एक्ट ऑफ गॉड है, इसकी वजह से डैमेज हुआ है। सुनामी आ गई तो भैया एक्ट ऑफ गॉड है, उसकी वजह से डैमेज हुआ है। तो नेचुरल कॉजेज दैट आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। तो एक्ट ऑफ गॉड जनरली इंश्योरेंस में लिखा होता है। जनरली ये एक नेगेटिव क्लोज होता है कि अगर कोई भी आपके साथ हादसा होता है या कोई भी आपको नुकसान होता है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल। ठीक। हाँ जी, एक्शन, एक्शन तो आपने मूवी में भी सुना होगा ना, एक्शन। लेकिन यहाँ पर एक्शन का मतलब क्या दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि भैया अगर आपको किसी के ऊपर केस फाइल करना है तो आप क्या कहते हो? आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि मैं आपके ऊपर एक्शन लूँगा, लीगल एक्शन लूँगा, मतलब मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करूँगा। ऑल्सो कॉल्ड अ केस और लॉ सूट, तो मैं आपके ऊपर केस फाइल करूँगा, एक ही बात है। मैं आपके ऊपर एक्शन लूँ, लीगल एक्शन, एक ही बात है। मैं आपके ऊपर लॉ सूट फाइल करूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक्शन वहाँ से मतलब उस सिनेरियो से एसोसिएट किया हुआ है, लीगल केस वाले सिनेरियो से। अ सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग वेयर वन पार्टी सूज अनदर फॉर अ रॉन्ग डन और टू प्रोटेक्ट अ राइट और टू प्रिवेंट अ रॉन्ग। ठीक। हाँ जी, एडीबी इज द एब्रीविएशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्जनमेंट, अर्जनमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो भी फिनिश नहीं हुई है, अभी फिनिश नहीं हुई है, अर्जन हुई है। आपने पिक्चरों में सुना होगा ना, कोर्ट इज अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब कि अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है। फॉर द टाइम बीइंग हमने रेस्ट ले लिया है, भाई जज का टाइम ख़त्म हो गया है तो वो नई तारीख देगा, उस पर दोबारा आना, इस केस को आगे चलाएंगे, केस ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो अर्जनमेंट का मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अनटिल अनदर टाइम और प्लेस। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब एडजुडिकेट करना, मतलब डिसीजन देना, जजमेंट देना, दैट इज एडजुडिकेशन। तो डिसीजन और सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज, उसे हम क्या बोलेंगे? एडजुडिकेशन। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है कि आप जो बात कह रहे हो मुझे इस चीज़ का एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट का मतलब आपने इन राइटिंग वो बात लिख के सामने वाले को दे दी, आपने साइन किए,
और उसको रजिस्टर करवाया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, ताकि बाद में आप ये ना कह सको ये डॉक्यूमेंट मैंने तो साइन किया ही नहीं, या आप ये ना कह सको कि भैया ये डॉक्यूमेंट मैंने तो बनाया ही नहीं। तो एफिडेविट का मतलब क्या, अ रिटन स्टेटमेंट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, कोई ना कोई जुडिशियल ऑफिसर, या फिर अ नोटरी पब्लिक, या फिर ऑन ओथ कमिश्नर। ठीक, तो आपने कोई रिटन स्टेटमेंट दी, जैसे मैंने रिटन स्टेटमेंट दी कि आई एम अनुराग जैन, ये मेरी रिटन स्टेटमेंट है कि भैया मैं कह रहा हूँ कि मैं अनुराग जैन हूँ। अब जी इस चीज़ को जो मैंने रिटन स्टेटमेंट दी उस पर मैंने भी साइन करे और उसको रजिस्टर करवाया जुडिशियल ऑफिसर के पास, या तो उससे साइन करवा लिए कि ठीक है बाद में मैं मुकर ना सकूं, जुडिशियल ऑफिसर के सामने कहा है कि मैं अनुराग जैन हूँ। या फिर हम कहते हैं ना नोटरी करवाना है जी, तो नोटरी पब्लिक जो ऑफिस खुले हुए हैं उन वहाँ जाकर हमने उसे नोटरी करवा लिया, रिकॉर्ड में रजिस्टर करवा लिया कि मैंने ऐसी कोई एफिडेविट बनवाया है, ताकि बाद में मुकर ना सकूँ, वहाँ पर रिकॉर्ड है। या फिर जो ओथ कमिश्नर होता है जिसके सामने हम लोग कस्में खाते हैं, तो उसके सामने हमने ये रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, दैट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो एफिडेविट इज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक्चुअल में एविडेंस होता नहीं है, पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ, राइट। डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू, मैं कह रहा हूं कि ये बात सच है, अंडर द पेनल्टी ऑफ प्रीजुरी बाय अ पर्सन हु विल नॉट टेक एन ओथ फॉर रिलीजियस और अदर रीजन। तो जी अफर्मेशन का मतलब जब कोर्ट में खड़े होकर हम ओथ नहीं ले रहे किसी भी वजह से, रिलीजियस हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता है, किसी भी वजह से हम ओथ नहीं ले रहे। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ नहीं ले रहे कोर्ट में खड़े होकर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, तो मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूं, दैट इज अफर्मेशन। ठीक। एजेंडा, एजेंडा का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, मतलब मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, राइट। अब प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग। एजेंडा का मतलब कि भैया एक लिस्ट जहां पर लिखा हुआ है कि आज की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, दैट इज एजेंडा। अ प्रोग्राम लिस्टिंग आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग। एजेंट तो आपको सबको पता है, एजेंट का मतलब क्या हुआ, एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज एजेंट। मीन्स एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एजेंट। अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जनरली और फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल यूजुअली ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन। तो जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको याद होगा हमने बकायदा एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कवर किया है, जिसमें एजेंट, प्रिंसिपल, ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। एलिगेशन, इल्जाम लगाना, मैं कह रहा हूं कि आपने मर्डर किया है, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये सच है कि आपने मर्डर किया है, तो मैं आपके ऊपर इल्जाम भी लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये बात सच है कि आपने मर्डर किया है। तो सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू, ये बात सच है कि आपने मर्डर किया है, सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू। The assertion, declaration, statement of a party in a case made in a pleading। तो एलिगेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं आपके ऊपर केस फाइल कर रहा हूँ तो जो जो मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ दैट इज़ एलिगेशन। उस केस के अंदर मैं जो जो लिख रहा हूँ कि आपने मेरे साथ क्या क्या गलत किया, दैट इज़ एलिगेशन। और एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बात सच है कि आपने मेरे साथ ये गलत किया है। तो चाहे वो एजर्शन है, चाहे वो डिक्लेरेशन है, चाहे वो स्टेटमेंट है of the party in a case pleading the application, right। allotment का आपको मतलब पता है, allotment of shares, issue of shares or debentures to an applicant after the payment of notified price। amalgamation, amalgamation का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा अंडरटेकिंग एक साथ मिल गई, अमलगमेट हो गई। अब जी देखो मर्जर में और अमलगमेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। और मैं एक्चुअल में बताऊं जो लॉ है हमारा, चाहे वो टैक्स लॉ है चाहे वो कंपनी लॉ है, वो अमलगमेशन वर्ड तो आइडेंटिफाई करता है, मर्जर वर्ड आइडेंटिफाई नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है
कि ए और बी दोनों मिल गई इज इक्वल टू सी बन गई, तो हम कहेंगे अमलगमेशन। और मर्जर में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और बी, मतलब या तो ए बी में मिल गई या बी ए में मिल गई, उसे हम कहते हैं मर्जर। मर्ज हो गई, मर्ज हो जाना। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब बी ए में मर्ज हो गई, दैट इज मर्जर। अमलगमेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब दोनों एक दूसरे में अमलगमेट हो गई, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई। कोई एक दूसरे में मर्ज नहीं हुई, बल्कि दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गई, अमलगमेट हो गई। तो कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर प्रीवियसली ऑटोनोमस, प्रीवियसली ऑटोनोमस का मतलब जो पहले अकेले अकेले काम कर रही थी, वो दोनों एक साथ मिलकर एक ही बिजनेस बन गया इनटू अ सिंगल अंडरटेकिंग, राइट। तो कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर प्रीवियसली ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब विच वाज एक्टिंग ऑन इट्स ओन, जो पहले अकेले इंडिविजुअली काम कर रही थी। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अच्छा इस वर्ड को ना याद रखिएगा, व्हाट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी, ये दोनों वर्ड आगे समझाऊंगा। एक्चुअली मैं आज मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है, और मैं आज एक्चुअली अपने घर से ही क्लास ले रहा हूँ, तो इसके लिए राइटिंग पैड की रिक्वायरमेंट है, डीपली समझाना पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग आप क्या समझिए, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है डिपॉजिटरी, इंडिया में भी है डिपॉजिटरी, और आउटसाइड इंडिया भी डिपॉजिटरी होती है। डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी इज अ काइंड ऑफ बैंक ऑफ सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ सिक्योरिटीज। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं जमा करवाना चाहता हूँ तो मैं बैंक में जाऊँगा, बैंक में जमा करवा दूंगा। मेरे पास बहुत सारी सिक्योरिटीज है, मैं जमा करवाना चाहता हूँ तो मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊँगा, डिपॉजिटरी के पास जमा करवा दूंगा। तो जी जो ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज होती है, मतलब जो सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स, जो डिबेंचर्स फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, एक्चुअल में क्या है वो, कहते हैं जी आपका एक अकाउंट खुला हुआ है डिपॉजिटरी के पास, तो उस अकाउंट में जब भी कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी तो कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर देगी, मिस्टर ए के अकाउंट में हमारी कंपनी के 10 शेयर्स रिफ्लेक्ट कर दो, तो डिपॉजिटरी मेरे अकाउंट में 10 शेयर्स रिफ्लेक्ट कर देगी, राइट। इसका मतलब मेरे हाथ में फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं है शेयर्स का, लेकिन मेरे अकाउंट में 10 शेयर्स हैं। तो ये जो काम बैंक करती है पैसों वाला, वही काम डिपॉजिटरी करती है सिक्योरिटीज़ के केस में, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो चाहे मेरे पास फिजिकल नहीं है 1 लाख रुपए, हाथ में नहीं है, बट मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट शो कर रहा है 1 लाख रुपए। इसी तरह डिपॉजिटरी के पास अकाउंट ओपन करवाया जाता है, जितने भी लोग ऑनलाइन शेयर्स की सेल परचेज करना चाहते हैं वो डिपॉजिटरी के पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, राइट। और डिपॉजिटरी अकाउंट मेंटेन करती है, और उस अकाउंट के अंदर हम जो सिक्योरिटीज़ परचेज करते हैं वो भी उस अकाउंट में नोट हो जाती है, जो हम सेल करते हैं वो भी उस अकाउंट के अंदर नोट हो जाती है, ठीक। डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन। अब जी मान के चलो इंडियन कंपनी को यूएसए से, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना, तो यूएसए से फंड्स रेज करने हैं। अब इंडियन कंपनी कहती है यार मैं बाहर इक्विटी शेयर्स तो सेल नहीं कर सकती पब्लिक को, जैसे बाहर की कंपनी इंडिया में पब्लिक इशू नहीं ला सकती इक्विटी शेयर्स का, वैसे ही इंडियन कंपनी बाहर के देश में पब्लिक इशू नहीं ला सकती इक्विटी शेयर्स का, ठीक। लेकिन इंडियन कंपनी जो बाहर की डिपॉजिटरी है, अमेरिकन डिपॉजिटरी है जो, उससे एक टाई अप करती है कि जी मैं 10 लाख शेयर इशू कर दूंगी आपके नाम पर, डिपॉजिटरी के नाम पर, और उन 10 लाख शेयर्स की वैल्यू के आप रिसिप्ट इशू कर दो अपने देश में, जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लेंगे, राइट। तो अब वो रिसिप्ट कौन इशू कर रहा है, फॉरेन की डिपॉजिटरी, लोग फॉरेन में परचेज कर रहे हैं वो रिसिप्ट, वो जो पैसा आएगा वो डिपॉजिटरी किसको दे देगी, कंपनी को। क्यों, क्योंकि कंपनी ने डिपॉजिटरी के नाम पे कितने शेयर्स अलॉट करें, 10 लाख। तो इस तरह से इस मोड में कंपनी फॉरेन से फंड्स रेज कर सकती है। तो फिलहाल के लिए आपको समझना ये विदाउट पेपर समझना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब एक रिसिप्ट जिसे अमेरिकन डिपॉजिटरी इशू करती है, फंड्स रेज करती है, और वो फंड्स इंडियन कंपनी को दे देती है अगेंस्ट द शेयर्स इशूड बाय इंडियन कंपनी टू द डिपॉजिटरी।
ठीक। तो इस वे में इंडियन कंपनी शेयर्स इशू करके फॉरेन से फंड्स रेज करती है। तो रिसिप्ट शोइंग एविडेंस दैट शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कॉर्पोरेशन आर हेल्ड ऑन डिपॉजिट और अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट इज डिपॉजिटरी, ठीक है, यूज टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन एंड एक्सपीडिट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। तो डिटेल में बाद में समझाऊंगा आपको, आ जाइए जी। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही समझाऊंगा मैं। हाँ जी, एमोर्टाइजेशन, चीज़ों को एमोर्टाइज करना, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को ख़त्म करना। हमारी बैलेंस शीट में कितनी सारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो एक्चुअल में एसेट्स होती ही नहीं। कितनी सारी ऐसी एसेट्स होती है जो एक्चुअल में एसेट्स होती ही नहीं। मान के चलो कि मेरी कैपिटल है 1,00,000 रुपये। बिजनेस कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो जी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक्सपेंस हुआ 10,000 रुपये। तो कैश कितना रह गया? 90,000। तो जी मैं इस साइड दिखा रहा हूँ 1,00,000 और इस साइड दिखाऊंगा 90,000 कैश और 10,000 इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो एक्चुअल में जो एसेट साइड में दिखा रहा हूँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, वो एसेट थोड़ी ना है। एसेट थोड़ी ना, वो क्या है? एक्सपेंस है। इस तरह की कितनी सारी एसेट्स होती है जिनकी एक्चुअल में वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, जैसे कि डेप्रिशिएबल एसेट, वुड है, फर्नीचर है, राइट, मशीन्स है, प्लांट्स है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वैल्यू को धीरे धीरे कम करना, राइट ऑफ करना, इसे हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। अब वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस था, हमेशा बैलेंस शीट में खड़ा थोड़ी ना रहेगा। धीरे धीरे मैं अपने प्रॉफिट से उससे कम करता जाऊंगा। जो भी प्रॉफिट होएगा वो इस साइड शो करूंगा और वो एसेट पे शो हो रही है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। मान के चलो 1 साल में 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट मैं खा गया, 3,000 से मैंने जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है वो राइट ऑफ कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया? उसको एमोर्टाइज। तो एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? द एक्सटिंक्शन और ग्रेजुअल राइटिंग ऑफ, धीरे धीरे उसे कम करना, लाइबिलिटी और डेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लूजली स्पीकिंग थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, थ्रू ऑपरेशन ऑफ सिंकिंग या फिर परचेज फंड। तो सिंकिंग फंड मेथड के थ्रू या परचेज फंड मेथड के थ्रू जब हम वेस्टिंग एसेट्स, जैसे मैंने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बताया, दैट इज़ नॉट एक्चुअली एसेट, तो हम क्या बोलेंगे? वेस्टिंग एसेट। ठीक। तो ऐसी एसेट्स को धीरे धीरे राइट ऑफ करना बैलेंस शीट से, इसे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को हर साल एक रिटर्न फाइल करनी होती है आरओसी के पास। अब जी दो तरह के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। एक तो हो गया हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि फाइनेंशियल मैटर से डील करती है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एनुअल रिटर्न, जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के पिछले साल शेयर होल्डर कौन थे, इस साल कौन है, पिछले साल डायरेक्टर्स कौन थे, इस साल कौन डायरेक्टर्स हैं, पिछले साल कितनी शेयर कैपिटल है, इस साल कितनी शेयर कैपिटल है। मतलब नॉन फाइनेंशियल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट इज एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को ये आरओसी के पास हर साल फाइल करना होता है, ताकि गवर्नमेंट को, और जो आरओसी से लेना चाहिए डॉक्यूमेंट वो ले भी सकता है कंपनी का डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, लोगों को ये पता हो कि पिछले साल में और इस साल में नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कौन कौन से चेंज हुए, राइट। तो statutory document filed by every company annually with the ROC stating the particulars such as status, name of the directors, shareholders, indebtedness, etc. of the company. Annuity. एन्युटी, नाम तो सुनने में ये लगता है कि यार एनुअल इंस्टॉलमेंट को एन्युटी कहते होंगे। एक्चुअल में एन्युटी का मतलब क्या है कि कोई भी अमाउंट अगर फिक्स्ड इंटरवल पर दी जा रही है या ली जा रही है, दैट इज एन्युटी। मेरे पास हर 3 महीने में 5,000 रुपये आते हैं, तो मैं कहूँगा मेरे पास 5,000 की एन्युटी आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 टाइम्स अ ईयर, राइट। मैं हर साल प्रीमियम देता हूँ 5,000 रुपये का इंश्योरेंस का, तो मैं कहूँगा भाई 5,000 रुपये की एन्युटी जा रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? वंस इन अ ईयर। तो अब फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेएबल फॉर द होल और पार्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ अंडर द टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी और अ विल। अब जैसे मान के चलो मेरे फादर की विल है, विल का मतलब आपको पता है कि वसीयत, राइट। और उस वसीयत में मेरे फादर ने कहा कि मेरे बेटे को मेरी प्रॉपर्टी से हर साल 50,000 रुपये मिलते रहे।
तो वो मुझे क्या मिल रही है, मेरे फादर की विल से मुझे एन्युटी मिल रही है कितनी, 50,000 रुपये साल की। या मेरे फादर की विल में लिखा हुआ है कि मेरे बेटे को हर साल 5,000 रुपये, हर महीने 5,000 रुपये मिलते रहे मेरी जायदाद में से, तो मैं उसे भी एन्युटी ही कहूँगा, चाहे वो मंथली फ्रिक्वेंसी पर मिल रही है। तो एन्युटी का मतलब फिक्स्ड अमाउंट एट अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। अपील, अपील का मतलब आपको पता है ना, जब हम किसी कोई केस हार जाते हैं और हमें जजमेंट के अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील करनी होती है, तो दैट इज अपील। तो अपील इज द प्रोसेस बाय विच द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज क्वेश्चनड इन द हायर कोर्ट। तो जी लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दी, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं केस हार गया इसलिए मुझे विश्वास नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कोर्ट ने गलत किया है, तो मैं हायर कोर्ट में उसकी जजमेंट को चैलेंज कर रहा हूँ, उस जजमेंट की करेक्टनेस को चैलेंज कर रहा हूँ, तो मतलब मैं हायर कोर्ट में क्या कर रहा हूँ, अपील। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपील इज़ नॉट माई स्टैट्यूटरी राइट, सॉरी, अपील इज़ नॉट माई इनहेरेंट राइट। इनहेरेंट राइट का मतलब क्या है, कहता है अपील करना मेरा कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। अगर लॉ में ये अधिकार दिया हुआ है तभी मैं अपील कर सकता हूँ, अगर लॉ में अधिकार नहीं दिया हुआ तो मैं अपील नहीं कर सकता। तो भैया मैं अपील कर सकता हूँ किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट या नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कि क्या किसी लॉ के अंदर मेरे पास अपील करने का राइट है या नहीं है। मीन्स इट इज़ नॉट माई फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज़ नॉट माई इनहेरेंट राइट। इनहेरेंट राइट का मतलब जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, it is statutory right. Statutory right means a right which is given by the law. हाँ जी, अपीयरेंस, जब कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, अपीयरेंस। द ऑफिशियल कोर्ट फॉर्म filled with the dark court clerk which tells the court that you are representing yourself in a lawsuit or a criminal case or that an attorney is representing you। तो अपीयरेंस का मतलब कि आप खुद कोर्ट में पेश हो रहे हो या आपके ब्याह पर वकील कोर्ट में पेश हो रहा है। ऑल कोर्ट नोटिस एंड कैलेंडर्स विल बी मेल्ड टू द एड्रेस लिस्टेड इन द फॉर्म। फालतू की चीज़ है, अपीयरेंस मतलब आपको समझ में आ गया। अपीलेंट, जो अपील कर रहा है दैट इज अपीलेंट। द पार्टी अपीलिंग अ डिसीजन और जजमेंट ऑफ टू हायर कोर्ट इज द अपीलेंट। ठीक। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आर्बिट्रेज का मतलब कमीशन, बीच का डिफरेंस, दैट इज आर्बिट्रेज। ठीक। मान के चलो रिलायंस का शेयर्स मैं एनएससी से खरीदता हूँ 98 का, बीएससी पे बेच देता हूँ 100 रुपये का, साथ साथ एनएससी से खरीदा 98 का, साथ साथ बीएससी पे बेच दिया 100 रुपीज़ का, तो इसे मैं कहूँगा 2 रुपये की आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेज मुझे बच गई, राइट। तो बिजनेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी ट्रेडेड ऑन 2 और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस बाय बाइंग इन वन, एनएससी से खरीदा, सेलिंग इन अनदर, बीएससी पर बेचा, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर एक ही रेट के, एक ही शेयर के जो रेट है, प्राइस है, वो अलग अलग होते हैं। मतलब सेम टाइम पर एनएससी पे हो सकता है रिलायंस 98 का दिखा रहा हो और उसी टाइम पर रिलायंस बीएससी पर 100 रुपीज़ का दिखा रहा हूँ, तो एनएससी से खरीदा 98 का, साथ साथ बीएससी में बेच दिया 100 का, तो उसे मैं क्या कहूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब समझौता करवाना दो लोगों के बीच में कोर्ट से बाहर, दैट इज आर्बिट्रेशन। ठीक। तो आर्बिट्रेशन क्या होता है कि भैया मैं किसी की इज्जत करता हूँ, किसी की बात मानता हूँ, आप भी उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात मानते हैं, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो हम म्यूचुअली ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है कोर्ट में नहीं जाते बल्कि उस बंदे के पास जाते हैं, तो वो बंदा क्या करवा रहा है, आर्बिट्रेशन, हमारे बीच में क्या करवा रहा है, समझौता। तो क्वाशी जुडिशियल अरेंजमेंट, क्वाशी जुडिशियल का मतलब विच इज नॉट अ कोर्ट। तो क्वाशी जुडिशियल, हैविंग सम पावर ऑफ द कोर्ट बट नॉट अ कोर्ट। हैविंग सम पावर भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जो बंदे को हम एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं अपने डिस्प्यूट के लिए, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पूरे आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके लिए भी एक अलग से लॉ है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट। ठीक। तो बंदा जो एज आर्बिट्रेटर वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर भी लॉ एप्लीकेबल है। क्वाशी जुडिशियल का मतलब वो जज नहीं है लेकिन फिर भी काम जज वाला कर रहा है।
Arrangement whereby a dispute between the parties is resolved by referring it by mutual consent to the arbitrator। भी मैं भी मानने को तैयार हूँ कि चलो उसके पास चलते हैं, आप भी म्यूचुअल कंसेंट से हम दोनों मान रहे हैं कि कोर्ट में जाने के बजाय उस बंदे के पास चलते हैं, वो हमारे बीच का समझौता करवाएगा, जो वो कहेगा वो दोनों मानेंगे। ठीक। अरेस्ट का मतलब आपको पता है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, अरेस्ट सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, कुछ केसेस के अंदर इवन एक पब्लिक पर्सन भी दूसरे को अरेस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपने मेरे सामने मर्डर किया है तो एज पर लॉ, एज पर आईपीसी, आई कैन अरेस्ट यू, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ और पुलिस को हैंड ओवर कर सकता हूँ। हाँ जी। एसेट का मतलब तो आपको पता ही है, एनीथिंग टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, ये मेरी एसेट है। राइट। चाहे वो चीज़ फिजिकल हो या वो चीज़ नॉन फिजिकल हो, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है। राइट। एसेट टर्नओवर का मतलब क्या हो गया जी, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। हमारी एसेट है जी 1 करोड़ की, सेल हुई है 50 लाख की, तो टर्नओवर क्या होगी हमारी, एसेट टर्नओवर क्या होगी, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मतलब 0.5। यार अपनी एसेट का सिर्फ 0.5 मतलब 50% ही आपकी टर्नओवर है। कम से कम जितने पैसे लगा रखे हैं उतने की तो टर्नओवर लो। राइट। तो एसेट टर्नओवर इज द सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, important for comparison over the time and to other companies of the same industry, this is a standard business ratio। मैंने 10 लाख रुपए लगाकर कितने का सामान बेचा, 1 लाख का, सामने वाले ने 10 लाख रुपए लगाकर 2 लाख का सामान बेचा, तो किसका काम ज़्यादा अच्छा है, किसका काम ज़्यादा बेटर वे में मैनेज हो रहा है, कौन ज़्यादा एफिशिएंटली काम को मैनेज कर रहा है, सामने वाला। हाँ जी। एसेट्स वही, एसेट और एसेट्स अलग अलग दे दिया इन्होंने। असाइनमेंट, असाइनमेंट तो आपको पता है मिलते रहते होंगे आपको स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी। यहाँ पर असाइनमेंट का मतलब क्या है, मान के चलिए मेरा एक ट्रेडमार्क है दीप ज्ञान, एक्चुअली मेरा ट्रेडमार्क है दीप ज्ञान। राइट। आप चेक करेंगे ट्रेडमार्क साइट के ऊपर तो आपको पा जाएगा। ठीक है जी। अब जी मैं आपको अपना ट्रेडमार्क असाइन कर रहा हूँ, मतलब आप उस ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं, दीप ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं विद माई परमिशन, जिसके लिए आप मुझे कुछ अमाउंट देंगे, तो दैट इज असाइनमेंट। A transfer of right, title or interest in the property from one person to another, for an assignment to have the legal effect it must be absolute in writing and be communicated to the one owing the right। तो असाइनमेंट तभी इफेक्टिव होता है जब एब्सोल्यूट हो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, जब इन राइटिंग हो, मैं आपको इन राइटिंग राइट दे रहा हूँ, राइट ट्रांसफर कर रहा हूँ टू यूज माई ट्रेडमार्क। राइट। तो इसे क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑफ द राइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हाँ जी। एसोचैम, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शॉर्ट फॉर्म एसोचैम। ये शॉर्ट फॉर्म्स जरूर याद रखना, ऊपर भी हमने पढ़ा था ना, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये शॉर्ट फॉर्म्स जरूर याद रखना। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब किसी को एश्योर करना कि भैया तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। द टर्म ओरिजिनली डिनोटेड अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इवेंट विच मस्ट हैपन, दैट इज डेथ। तो भाई तेरे साथ ये नहीं होगा, अगर होगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इंश्योरेंस वॉज यूज टू कवर अगेंस्ट लॉस लिंक्ड विद द कंटीजेंसीज सच एज फायर और लाइटनिंग। तो पहले तो इंश्योरेंस वर्ड यूज नहीं करते थे, हम कहते थे लाइफ एश्योरेंस, हम कहते थे कि फायर एश्योरेंस या कार एश्योरेंस। राइट। एश्योरेंस का मतलब कि सामने वाले को एश्योर कर रहे हैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, अगर होगा तो आई विल पे द अमाउंट या आई विल टेक द लाइबिलिटी। अटैचमेंट का मतलब आपको पता ही है, अटेस्टेशन, किसी भी चीज़ को अटेस्ट करना। जैसे हम कहते नहीं है कि भैया अपना मेडिकल लेके आओ, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप डॉक्टर से टेस्ट करवाने जाओगे, अटेस्ट करवाने का मतलब डॉक्टर कह रहा है कि जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट।
राइट। तो अटेस्टेशन इज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट कर रहा है ना डॉक्टर की, हाँ जो इस पे लिखा हुआ है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। ऑथेंटिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय द ऑथराइज्ड पर्सन हु कुड बी एन ऑथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक। अटर्नी, अटर्नी का मतलब पता है? अटर्नी का मतलब एक लीगल पर्सन, मतलब हैविंग पावर अंडर द लॉ। A person legally appointed or empowered to act on behalf of the latter during the latter's lifetime for a specific or general purpose। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना पावर ऑफ अटर्नी दे दी सामने वाले को। जैसे मैं जा रहा हूँ अमेरिका, अब जी मैं आपको अपने घर की पावर ऑफ अटर्नी देके जा रहा हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आता और आपसे ये पावर ऑफ अटर्नी वापस नहीं लेता, तब तक आप मेरे बिहाफ पर मेरे घर को मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो, मेरे घर के लिए डिसीजंस ले सकते हो, राइट। तो मतलब अ पर्सन लीगली अपॉइंटेड है, तो अटर्नी मस्ट बी इन राइटिंग। हाँ जी, अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड, अटर्नी हुज नेम अपीयर्स इन द परमानेंट रिकॉर्ड और फाइल ऑफ अ केस। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब आपको पता है ना, नीलामी। A public sale conducted by the auctioneer in which the goods are given away to the highest bidder। ऑडिट, ऑडिट का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज़ का ऑडिट करना, एग्जामिनेशन, राइट। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट होती है, राइट। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि क्या ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। Opinion on their honesty and truthness with a report on them by the internal staff or a firm of auditor। ठीक है जी, तो हमने सारे ए से रिलेटेड वर्ड्स कवर कर लिए हैं आज। नेक्स्ट क्लास में बी से रिलेटेड वर्ड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये वर्ड्स सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए, कैसे यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है, किस वे में यूज़ करना है, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जा सकता है, उस पैराग्राफ में ब्लैंक दिया जा सकता है, ऑप्शन दी जा सकती है, अभी बताओ कौन सा वर्ड इसके अंदर सबसे बेस्ट फिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन आंसर्स कैसे पूछे जाएंगे वो बात की बात है, पहले एक बार कंटेंट कवर कर ले। टेक केयर।